हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर हमारा कैपिटल गेन चल रहा है। जो हेड नंबर आपका हो गया फोर्थ कैपिटल गेन इनकम टैक्स के अंदर। और इसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कर लिए हैं वो बता देता हूं, और आगे हम आज बढ़ाएंगे। आज का भी ये जो लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 4 है ये। ठीक है, 3 पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और इनका फॉर्मेट भी बता दिया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा सेल्स कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बताया था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर यानी कि ब्रोकरेज कमीशन वगैरह जो लगता है एसेट्स को बेचने पर वो बताया था। 2 चीज़ें बच गई थी, एक बच गया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला था COA और COI। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आज हम समझने वाले हैं। दोनों का मतलब ये है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब वो एसेट आपने कितने में खरीदी, सेल्स कंसिडरेशन मतलब कितने में बेच रहे हो, कि भाई कोई एसेट है 10 लाख में बेच रहे हो, खरीदी कितने में 8 लाख में, तो कैपिटल गेन कितना हो गया 2 लाख रुपए का। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि उसको एक्वायर करने की, अधिग्रहण करने की लागत क्या है। इंप्रूवमेंट मतलब उस जैसे फर्स्ट मंजिला मकान है, आपने 2 मंजिला बना दिया, एक फ्लोर और बना दिया उसके ऊपर, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी एक तरह की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही हो गई आपकी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। तो इन 2 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं वो डिटेल में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं COA यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चार्ट बनवाऊंगा, ये चार्ट आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में बना लेना, आपके बहुत काम आएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा इस चार्ट को देखना, समझ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण की लागत, अधिग्रहण की लागत, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अधिग्रहण हो सकता है उसका एक्विजिशन किसी एसेट्स का जिसका आप कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, लॉस निकाल रहे हैं, उसका एक्विजिशन हो सकता है आपने किया हो, मतलब उसको आपने खरीदा हो, या आपके फैमिली में किसी ने खरीदा हो, है ना, आपके दादा परदादा फादर उन्होंने खरीदा हो, या आपने खरीदा हो सकता है। तो किसी ने भी खरीदा हो, चाहे उसका पहले से जो आपकी फैमिली में ऑनर हो या आप हो, वो एसेट जो है उसमें उन्होंने जितना भी उसका पे किया है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते टाइम हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या मैं बता देता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। 3 केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग अलग निकलती है। एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलती है अदर देन शेयर्स, अदर देन शेयर्स मतलब अंशों के अलावा, शेयर्स के अलावा जो एसेट्स हैं। कौन सी एसेट्स, एसेट्स अदर देन शेयर्स, शेयर्स के अलावा एसेट्स मतलब सारी आ गई, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, कोई मशीनरी आ गई, प्लांट आ गया, है ना, जो नॉन डेप्रिशिएबल है। ठीक है, तो अदर देन शेयर्स, तो अदर देन शेयर में सब आ गई। यहां आ गया शेयर्स, और यहां कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन वगैरह वाले, सम स्पेसिफिक केसेस, सम स्पेसिफिक केसेस, कुछ स्पेसिफिक केसेस भी होंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना सीखेंगे। ओके, ठीक है, और ये जो मैं करा रहा हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहा हूं, ये नॉन डेप्रिशिएबल है। कौन सी है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में बता रहा हूं, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में बता रहा हूं। ठीक है, ओके, ठीक। आइए सबसे फर्स्ट ले लेते हैं हम अदर देन शेयर। फर्स्ट अदर देन शेयर मतलब शेयर्स को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स, अदर देन शेयर्स। कैसी एसेट्स, जो शेयर्स के अलावा है, एसेट्स अदर देन शेयर्स। हाँ, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, हाँ हमको चाहिए भाई वो एसेट कितने की हैं। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ COA यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन, कि आपने उस एसेट्स को कब एक्वायर किया, कब खरीदा, कब परचेज किया, कब किया। 2 यहां पर तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है बिफोर 1 अप्रैल 2001, आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले उस एसेट्स को खरीदा है, या फिर ऑन और आफ्टर
1 अप्रैल 2001, या फिर आपने उस एसेट्स को 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद में खरीदा है। अगर आपने वो एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने एक्वायर करी, आपने आपके जो फैमिली में किसी ने, ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, क्योंकि हम निकाल तो सीओ ही रहे हैं, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, आपको लेनी है FMV ऑन 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 की FMV। अब आप बोलोगे FMV क्या होती है, अभी बताऊंगा। और एक्चुअल कॉस्ट विच इज फेवरेबल फॉर एसएससी। इन दोनों में से कोई एक चीज लेनी है, और वो कौन सी लेनी है, विच इज फेवरेबल फॉर एसएससी, जो करदाता के लिए सही है। आप बताइए आप क्या लेंगे। चलिए मैं पहले ये बताता हूं एफएमवी क्या होता है। एफएमवी का मतलब होता है फेयर मार्केट वैल्यू, या नीचे लिख देता हूं। एफएमवी का मतलब क्या होता है, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन की मार्केट वैल्यू उस एसेट्स की, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। कब की फेयर मार्केट वैल्यू, 1 अप्रैल 2001 की उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि वो एसेट पहले खरीदी है, 2001 से पहले खरीदी है, 1980, 90 में, 95 में, 99 में कभी भी खरीदी होगी, तो उस जब खरीदी थी तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था, एक्चुअल क्या कॉस्ट क्या थी वो। तो और एक ले लो एफएमवी, मान लेते हैं एफएमवी जो है वो है किसी एसेट्स की, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई एक एसेट है, उसकी एफएमवी जो है फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख, और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 30,000। अब दोनों में से कौन सी ले, विच इज फेवरेबल फॉर एसएससी। इन दोनों में से जो एसएससी के लिए फेवरेबल है, एसएससी के लिए फेवरेबल कौन सी होगी, जो इन दोनों में से ज़्यादा होगी, 1 लाख रुपए, क्योंकि कॉस्ट है ना, इसका बेनिफिट मिलेगा, सेल्स में से इस कॉस्ट को लेस करना होगा, तो और जितना कैपिटल गेन कम आएगा उतना उसके ऊपर इनकम टैक्स कम लगेगा। तो कॉस्ट तो जितनी ज़्यादा हो उतना बढ़िया है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो ले लेंगे, एफएमवी ले लेंगे। अगर ये ज़्यादा होगी तो ये ले लेंगे। तो जो विच एवर इज हायर, अधिकतर केसेस में यही करना होता है आपको। ओके, ठीक। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, अगर एसेट्स जो है वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 के बाद में उसको एक्वायर किया हो, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन, तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली ले लेनी है एक्चुअल कॉस्ट। बस आपको एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, जितने में उसको खरीदा है। ओके, ठीक। तो ये हो गया अदर देन शेयर्स। अब आइए हम बात करते हैं शेयर्स के केसेस में। शेयर के केस में क्या होगा, सेकेंड नंबर, इन केस ऑफ शेयर्स, सेकेंड ही है ना, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड नंबर शेयर्स। तो यहां पर भी आपको शेयर्स के टाइप देखने पड़ेंगे। 3 टाइप के शेयर्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट शेयर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, सामान्य अंश, ऑर्डिनरी शेयर्स, सबसे फर्स्ट ये होते हैं, ठीक है। एक हो सकते हैं आपके बोनस शेयर, बोनस शेयर्स, ठीक है। और एक हो सकते हैं आपके राइट शेयर्स, अधिकार अंश, सुना होगा आपने, अकाउंट्स के अंदर राइट शेयर्स आपने खूब पढ़े होंगे। राइट शेयर्स क्या होते हैं पता है आपको, वो शेयर्स जो पब्लिक में इशू करने से पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, वर्तमान अंशधारी है, जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको ऑफर किए जाते हैं थोड़े से डिस्काउंट पर, उसको राइट शेयर बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर और राइट शेयर में इतना ही फर्क है, ऑर्डिनरी शेयर सीधे पब्लिक को दिए जाते हैं, राइट शेयर पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला जाता है। ऑर्डिनरी होते हैं वो, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले राइट होता है उसके ऊपर कि आप लोग खरीद रहे हो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे। अगर वो खरीद लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर पब्लिक में इशू कर दिए जाते हैं। तो अगर वो उनके पास जो राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में, उसको राइट शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है। ऑर्डिनरी शेयर्स में सेम जो हमने पहले किया वही है, डेट ऑफ एक्विजिशन देखनी है। अब मैं फटाफट लिखा दूंगा,
डेट ऑफ एक्विजिशन अगर बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो आपको क्या लेनी है, एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट। अदर देन शेयर में करते थे ना, वो सेम है, एक्चुअल कॉस्ट। दोनों में से जो एसएससी के लिए क्या हो, फेवरेबल हो। ठीक, हाँ, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 तो क्या लेनी है, एक्चुअल कॉस्ट। सामान्य अंश जो नॉर्मली पब्लिक खरीद लेती है वो। बोनस शेयर क्या होते हैं, फ्री में मिलते हैं, पता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको कई बार कंपनी बोनस शेयर देती है कि भैया जिसके पास 100 शेयर है उसको 10 शेयर बोनस में मिलेंगे, या जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर बोनस में मिलेगा, तो उसके पास टोटल 11 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बोनस शेयर भी मिलते हैं। बोनस शेयर की बात करूं मैं अगर, तो उसमें आपको देखना है कि भी शेयर्स बोनस जो है उसका कौन से हैं। मतलब बोनस शेयर 2 तरीके के होते हैं। उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है। ठीक है, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट देखनी पड़ती है, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन में तो हम खरीदते हैं, यहाँ तो अलॉट होते हैं ना, कंपनी फ्री में देती है। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट, एक सेकेंड, हाँ, डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ अलॉटमेंट में 2 वही, एक तो बिफोर 1 अप्रैल 2001 अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट है तो आपको लेना है एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट। एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट सेम हो गया, मतलब है ना, ठीक है। हाँ, पर सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। देखो कैसे, एक सेकंड, कहाँ गया रही, हाँ, ओनली एफएमवी लेनी है। एफएमवी कौन सी, इस डेट की, ठीक है। और ऑन और आफ्टर हो तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 नील। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट शेयर। राइट शेयर में समझना थोड़ा सा। राइट शेयर में क्या होता है, राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में कि वो उस शेयर को एक्वायर कर ले। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अब जैसे मैं किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं और कंपनी मुझे राइट देती है कि आप सस्ते में हमारे शेयर ले सकते हैं, अगर आप लेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो हम पब्लिक में इसको इशू कर देंगे। अब अगर मैं जो है यूज कर लूं, अगर एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, अब अगर मैं जो है उस राइट का यूज कर लूं, यूज ऑफ राइट, अगर मैं उस राइट का यूज कर दूं तो अमाउंट पेड टू कंपनी, मैंने उस राइट का क्या कर लिया, यूज कर लिया। मतलब कंपनी ने मुझे राइट दिया और मैंने उस राइट का यूज कर लिया और मैंने शेयर खरीद लिए, तो मैंने जितना अमाउंट पे किया है कंपनी को वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। लेकिन अगर मैं उस राइट को रिनाउंस कर दूं, रिनाउंस द राइट, अब ये क्या होता है सर, रिनाउंस मतलब क्या, मना है, नहीं, मना नहीं किया मैंने। मना किया तो काहे की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मना नहीं किया, मैंने ये बोला कंपनी को कि मैं तो नहीं खरीद रहा, लेकिन मैं मेरा अधिकार मिस्टर श्याम को दे रहा हूं, आप मेरी जगह मिस्टर श्याम को शेयर्स बेच दीजिए सस्ते में। क्या कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अलाउज है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कि कोई भी बंदा या तो खुद उस राइट को यूज कर सकता है या कंपनी को बोल सकता है ये मेरा अधिकार, मैं उसको दे रहा हूं, उसको दे दो सस्ते में शेयर। तो इसमें अगर राइट का यूज कर दे तो अमाउंट पेड टू कंपनी, रेनाउंस कर दे अधिकार राइट का, यानी कि अधिकार बेच दे, बेचना, तो इसमें फिर 2 पार्टी हो जाएगी, एक हो जाएगा रेनाउंसर और एक हो जाएगा रेनाउंसी, 2 पार्टी हो जाएगी यहां पर। रेनाउंसर और रेनाउंसी, ठीक है।
यानी कि एक तो अधिकार बेचने वाला और एक अधिकार खरीदने वाला, मतलब श्याम। तो रेनाउंसी श्याम, रेनाउंसर मैं जो बेचने वाला हूं, मैं, मेरे लिए तो क्या है नील। मुझे क्या हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने वो शेयर्स ही नहीं खरीदे, लेकिन मैंने जिसको बेच दिए हैं श्याम को, तो श्याम को जब मैंने बेचे तो श्याम के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो श्याम के लिए कॉस्ट एक्विजिशन दो होगी। एक तो श्याम ने अमाउंट पे किया होगा कंपनी को, अमाउंट पेड टू कंपनी, प्लस उसने मुझे भी पे किया होगा। क्यों, मैं कमीशन लूंगा ना, ऐसे ही थोड़ी श्याम को मेरा राइट दे दूंगा। तो मैं जो यानी कि अमाउंट पेड टू रेनाउंसर या कमीशन या अमाउंट पेड टू रेनाउंसर, ठीक है, पेड टू ठीक है, तो ये दोनों टोटल जो है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इतना डीप जाके ये शेयर्स वाला मामला कंप्लीट होता है, ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन पहले देखो कहाँ तक हो गया, अदर देन शेयर्स हो गया, शेयर्स हो गया। सम स्पेसिफिक केसेस में मैं जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बता दूंगा, और क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये 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 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। अब मैं आपको करा देता हूँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एक हम नया पेज ले लेते हैं और उसमें मैं आपको कराता हूँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है ना, हर कोई करता है, अपन ने भी किया। देखो डिजिटल बोर्ड लेके आ गए हैं ना। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो यहां आएगा डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कब कर रहे हो इम्प्रूवमेंट। डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट देखनी, अगर इम्प्रूवमेंट की डेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानी जाएगी नील। नील मतलब जीरो, नील बटा सन्नाटा। और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 तो आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है एक्चुअल कॉस्ट। ओके, जाते जाते एक चीज ध्यान से सुनो, इधर ये जो मैंने बताया सब ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए है, जो डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए नहीं है, और ये सब इंटेंजिबल एसेट्स पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना मैंने बताया, ये डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, इन पे अप्लाई नहीं होता है। किन पे नहीं होता, डेप्रिशिएबल एसेट पे अप्लाई नहीं होता, इंटेंजिबल अदृश्य संपत्तियों पे अप्लाई नहीं होता, ये नॉन डेप्रिशिएबल पे अप्लाई होता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।